बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर सिस्टम्स आज हम डिस्कस करेंगे और इक्विवेलेंट फोर सिस्टम्स, रिजल्टेंट ऑफ अ फोर सिस्टम, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 1, BS मैथमेटिक्स, PPSC lecturer mathematics, FPSC lecturer mathematics, PPSC mathematics and CSS mathematics. Four system. A set of forces acting on a particle or rigid body is called a force system or system of forces. यानी एक पार्टिकल या एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस जब लगी होती हैं तो उन फोर्सेस को हम एक फोर्स सिस्टम या सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि इस फिगर 1.4 में आपको देख रहे हैं कि फोर्स F1 ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 लगी हुई है, F2 लगी हुई है, F3 एक्ट कर रही है, F4 एक्ट कर रही है। तो ये सारी की सारी जो चार फोर्सेस हैं इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस या फिर फोर्स सिस्टम। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम से क्या मुराद है? उसमें यह है कि अगर फर्ज करें ये चार फोर्सेस जो है इनका जो इस बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, जो ये इस बॉडी को रोटेट करवा रही हैं या ट्रांसलेट करवा रही हैं या जो भी इसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, अगर इन चार फोर्सेस की जगह कुछ और फोर्सेस लगा दी जाएं और वो यही काम करें जो ये कर रही थी, तो फिर वो जो नया फोर्स सिस्टम आएगा उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। यानी अगर नए फोर्स सिस्टम का इफेक्ट वही हो जो नए फोर्स सिस्टम का इफेक्ट रिजिड बॉडी के ऊपर वही हो जो इस चार फोर्सेस का था, तो फिर वो फोर्स सिस्टम इसके इक्विवेलेंट होगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो फोर्स सिस्टम लगा है या ये लगा हुआ है। Two force systems are said to be equivalent if one system can be replaced by the other system without disturbing the instantaneous state of rest or motion of a body. ये वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि एक फोर्स सिस्टम ये है F1, F2, F3, F4, इसका जो भी इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, अगर इस फोर्स सिस्टम को किसी और फोर्स सिस्टम से रिप्लेस करा दिया जाए, ऐसा फोर्स सिस्टम जिसका इफेक्ट यही रहे जो इसका है, तो फिर ये दोनों फोर्स सिस्टम जो है इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इसमें मैं बड़े आसानी के लिए आपको भी, अब हमने पैरेललोग्राम लॉ वगैरह आगे पढ़ना है तो वहाँ जाके ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी आपको। फिलहाल आप ये बात याद रखें कि एक फोर्स सिस्टम को दूसरे फोर्स सिस्टम से रिप्लेस करा दिया जाए और जो नया फोर्स सिस्टम है उसका इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर वही हो जो पहले फोर्स सिस्टम का था, तो फिर ये दोनों फोर्स सिस्टम क्या है? इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम्स कहलाते हैं। रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम, यानी एक फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट जो है वो कैसे हम मालूम करेंगे? वो रिजल्टेंट मालूम करने का तरीका तो अभी डिटर्मिन करेंगे पैरेललोग्राम लॉ में, लेकिन वो यही है कि अगर एक सिंगल फोर्स का इफेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा आपको, एक फोर्स सिस्टम को दूसरे फोर्स सिस्टम से रिप्लेस किया जा सकता है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम से, तो वो ये कह रहा है कि अगर फोर्सेस लगी हुई हैं या फोर्स सिस्टम लगा हुआ है किसी बॉडी के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर, तो उस फोर्स सिस्टम का इफेक्ट अगर सिंगल फोर्स से चेंज कर दिया जाए और इफेक्ट चेंज ना हो, यानी एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं उनको किसी एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस तरह कि जो इफेक्ट ऑफ द बॉडी है वो इफेक्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द बॉडी जो है वो चेंज ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सिंगल फोर्स है वो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट है। यानी फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने ये पिछली जो स्लाइड थी इसमें फ़र्ज़ करें आपके पास ये चार फोर्सेस लगी हुई हैं F1, F2, F3, F4। मैं कोई ऐसी सिंगल फोर्स ढूंढ लूँ जिसका इफेक्ट वही हो जो इन चार फोर्सेस का इफेक्ट है, तो फिर वो सिंगल फोर्स इन फोर्सेस का क्या होगी? रिजल्टेंट। क्योंकि वो तो फिर अब चार फोर्सेस लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो काम एक सिंगल फोर्स कर रही है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, इफ अ फोर्स सिस्टम इज इक्वल टू अ सिंगल फोर्स then it is called the resultant of the system. Thus the resultant is a single force whose effect on the body or a particle is the same as the combined effect of the forces of the system. तो सिस्टम की फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो अगर किसी सिंगल फोर्स से रिप्लेस, यानी सिंगल फोर्स से उनको रिप्लेस किया जाए और सिंगल फोर्स का इफेक्ट भी वही हो जो कि कंबाइंड इफेक्ट है, तो उस सिंगल फोर्स को उनका क्या कहते हैं? रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम।
फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, दो फोर्सेज इक्विलिब्रियम में कब होती हैं? जब जारी बात है वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसिल कर देंगी तो इक्विलिब्रियम में होगी। अब वो कैंसिल करने के लिए आप ज़रा ज़हन में लेके आए कि दो फोर्सेस चूँकि वेक्टर्स हैं, तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। फिर वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगी तो वो इक्विलिब्रियम में होंगी। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if these do not change the state of rest or character of motion of the particle. In this case, the state of the particle is referred to as in equilibrium state. तो वो बात मैंने बता दी आपको वही है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होती हैं? जब वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो क्या करती हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में होती हैं। इसलिए उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर कुछ नहीं होता। अगर बॉडी पहले से मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। अगर बॉडी पहले एट रेस्ट है तो वो एट रेस्ट रहेगी, और ऐसी स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ पार्टिकल द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो। जारी बात है इफेक्ट तो होना नहीं, वेलोसिटी उसकी या तो कांस्टेंट होनी है या जीरो होनी है। तो फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जीरो होगा, और अगर वेलोसिटी जीरो है तब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। तो दोनों सूरतों में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो।